ओके, ऑलराइट। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी का इंटर कन्वर्जन होता है, ठीक है। जैसे कि इफ आई टॉक अबाउट दी इफ आई टॉक अबाउट माई मोबाइल फोन, ठीक है, माई मोबाइल फोन हैज अ बैटरी, और उस बैटरी को जब हम चार्ज करते हैं तो वो काम करने लगती है, और जब हम उसे उसे काम में ले रहे होते हैं, यानी व्हेन इट इज फंक्शनिंग और व्हेन इट इज प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी, तब बेसिकली क्या हो जा रहा है, उसमें कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो इसका मतलब यहाँ पे दो तरीके से रिएक्शन हो रही है। एक केमिकल रिएक्शन हो रही है जिससे केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, वो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, और फिर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे फोन को चलाने में खर्च हो रही है। फोन को चलाने में मतलब सिग्नल रिसीव हो रहा है, या हम म्यूजिक सुन रहे हैं, या वी आर वॉचिंग एनी वीडियो और एनीथिंग एनीथिंग वी आर डूइंग ऑन द फोन, इट इज कंज्यूमिंग एनर्जी। तो इसका मतलब क्या है कि उसमें कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है जिसकी वजह से केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, और वो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जब हमारे फोन की बैटरी डेड हो जाती है, तो इसका मतलब यह है कि वो जो रिएक्शन अभी तक हो रही थी जिसकी वजह से एनर्जी प्रोड्यूस हो रही थी, वो रिएक्शन अब होना बंद हो गई। तो ऐसा पॉसिबल कब है? इसका ये मतलब है कि उसमें जो भी रिएक्टेंट इन्वॉल्व थे, वो सारा का सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। अब वो सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, तो इसका मतलब यह है कि अब वो रिएक्शन आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो फिर हम उसे चार्ज करते हैं, तो हम रिएक्शन को रिवर्सिबल डायरेक्शन में कैरी आउट करते हैं। तो अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बना, फिर रिएक्टेंट कंज्यूम हो गया, तो अब प्रोडक्ट फिर से रिएक्टेंट बनाएगा, तो रिएक्टेंट रीजनरेट हो जाएगा। ये कहानी समझ आई? यस मैम। यही सारी कहानी सारे के सारे चार्जेबल बैटरीज में होती है, चाहे वो इन्वर्टर की बैटरी हो, चाहे वो हमारे लैपटॉप की बैटरी हो, चाहे वो हमारे मोबाइल फोन्स की बैटरी हो। ऑल द चार्जेबल सेल्स वर्क ऑन दिस प्रिंसिपल, that first a chemical reaction is taking place, chemical energy is produced, and this chemical energy is converting into electrical energy, and second, when the cells are exhausted, then electrical energy is provided to them, which is converted into chemical energy, and then हमारी chemical reaction होगी। ठीक है? यस मैम। ओके, ऑलराइट। तो अब इसमें सबसे पहले जो हमें पढ़ना है वो है गैल्वेनिक सेल, ठीक है। गैल्वेनिक सेल बोल दो तुम, डेनियल सेल बोल दो, ठीक है। वोल्टाइक सेल बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। ओके, तो इसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी कहते हैं। ये हमारा वो वाला सेल है जिसमें एक तरफ ही रिएक्शन चलेगी, यानी जिसमें सिर्फ केमिकल रिएक्शन होगी जिससे केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और वो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। अब ये देखो, ये किसके प्रिंसिपल पे काम करता है, पहले हम इसको समझते हैं, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, इस सेल में एक वेसल ले लेते हैं, ठीक है। उस वेसल में हमने जिंक सल्फेट का सोल्यूशन डाला हुआ है। यू कैन चूज एनी सॉल्ट ऑफ जिंक विच इज वाटर सोल्युबल। तो जैसे मैंने जिंक सल्फेट डाल लिया, तुम कुछ और भी डाल सकते हो, बट द कंडीशन इज दैट इट शुड बी वाटर सोल्युबल। और मैंने इसमें जिंक की रॉड डाल दी, ठीक है। अब इसमें मैंने कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, और इसमें मैंने कॉपर की रॉड डाल दी, ठीक है। अब अच्छा, ठीक है, अभी कुछ नहीं, अभी मैंने इसको ज्वाइन नहीं किया, लेट्स नॉट ज्वाइन। अभी एज्यूम करते हैं कि क्या चल रहा होगा। सोचो इस रॉड की सरफेस पे क्या चल रहा होगा। ये जो रॉड है इसकी सरफेस पे Zn2+ का मॉलिक्यूल होगा, और रॉड मतलब खुद जिंक का एटम है ना। मेटल का मतलब क्या है, एटम्स ही यस तो है, मैम। आयंस तो नहीं है, ठीक है। हाँ, सॉल्ट का मतलब है आयंस। तो बेसिकली क्या है,
अगर जिंक हम मान लेते हैं जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है तो जिंक ऑक्सीडाइज हो भी गया तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, कहीं भी नहीं जाएंगे, तो फिर ये दोबारा Zn2+ इस इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। तो बेसिकली इस सिनेरियो में जितना अभी तक मैंने बनाया इसमें कोई रिएक्शन कहीं भी कैरी आउट नहीं हो रही, ठीक है। अब अगर इसमें हम ऐसे कॉपर वाले के केस में भी देखें तो क्या है, ये कॉपर की रॉड है और यहाँ पे ये कॉपर के आयंस है। देन अगर इनमें कोई रिएक्शन होगी भी, जैसे मान लो Cu देगा Cu2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो फिर से ये 2 इलेक्ट्रॉन Cu2+ लेके Cu ही बन जाएगा। तो ओवरऑल देयर इज नो रिएक्शन हैपनिंग एट दिस मोमेंट। क्यों कोई रिएक्शन नहीं हो रही? क्योंकि दोनों के बीच में कोई पोटेंशियल नहीं है। पोटेंशियल नहीं है मतलब दोनों अपने ही जिंक Zn2+ बना लेगा, Zn2+ जिंक बना लेगा, बस इतना ही हो रहा है मैक्सिमम। अब मैंने इधर एक मेटेलिक वायर लगा दिया, जैसे मैंने इधर एक मेटेलिक वायर लगा दिया तो अब कंपटीशन आ गया। तो कंपटीशन में ये देखो जिंक हैज मोर टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज, तो जिंक ऑक्सीडाइज हुआ और कॉपर रिड्यूस हो गया, क्योंकि कॉपर की टेंडेंसी रिड्यूस होने की थी, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में थी? जिंक के रेस्पेक्ट में थी। तो जिंक के रेस्पेक्ट में कॉपर रिड्यूस होगा और कॉपर के रेस्पेक्ट में जिंक ऑक्सीडाइज होगा। क्लियर हो गई ये सिचुएशन? यस मैम। आगे अच्छे से समझ में? ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, हमें ये निकालना है कि इस सेल से मैं मैक्सिमम कितना वोल्टेज विड्रॉ कर सकती हूँ, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है, हमें ये जो टेंडेंसी है ना कि जिंक, मैंने अभी बोला जिंक जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है कॉपर के रेस्पेक्ट में, कॉपर जो है वो रिड्यूस हो रहा है, तो इसको हमने क्वांटिटेटिव फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया और इसको हम पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है। Tendency to get oxidized is called oxidation potential. Tendency to get reduced is called reduction potential. तो जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है और कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, आप इसे ऐसे बोलोगे, ठीक है। ओके। तो बेसिकली क्या है इसका, सेल का जब आप सेल पोटेंशियल निकालना चाहोगे तो फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास E0 सेल इज इक्वल टू रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ठीक है। यहाँ पे जब भी आप गैल्वेनिक सेल बनाओगे तो आप एक बात का ध्यान रखोगे, आपको लोन याद रखना है। लोन की स्पेलिंग, बैंक वाला लोन होता है ना, लोन, वो, तो इसका मतलब है लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड और नेगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ? इसका ये मतलब है whenever you are constructing a galvanic cell you will always make anode on the left hand side and at anode oxidation takes place and anode will be a negative terminal. Why is anode a negative terminal? Because electrons are being released here, ठीक है। ओके मैम। इसीलिए एनोड इज अ नेगेटिव टर्मिनल। क्लियर हो गया ये? अब फिर से हम इधर आ जाते हैं जो हम बात कर रहे थे। E0 इज इक्वल टू, ये एक पेज शायद बीच में रह गया, E0 सेल इज इक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। क्योंकि रिडक्शन जो है वो कैथोड पे होता है, इसीलिए रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड हो गया ये, ठीक है। अब क्या है, किसी भी सब्सटेंस का, जैसे जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल अगर -0.76 वोल्ट है तो -0.76 वोल्ट है, तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल .76 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब वैल्यू सेम रहती है, साइन चेंज हो जाता है। ओके मैम। आगे समझ में ये? तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर मैं इस फॉर्मूले को चेंज करूं, यानी इफ आई वांट टू रिप्रेजेंट इट इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो क्या हो जाएगा ये? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, भाई माइनस आ जाएगा ना, ठीक। सिमिलरली अगर मैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड लूं और रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड लूं तो फिर इधर प्लस आ जाएगा।
रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। तो ये सारे कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इन्होंने बोला कि दोनों बार बार रिडक्शन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पढ़ते ही नहीं है, रिडक्शन पोटेंशियल को ही स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बना देते हैं। क्लियर हुआ ये? तो जब भी हम स्टैंडर्ड पोटेंशियल बोलते हैं तो इसका ये मतलब है वी आर टॉकिंग अबाउट द रिडक्शन पोटेंशियल, पहली बात। दूसरी बात, जैसे अभी यहाँ पे मैंने लिखा कि जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल -0.76 है। इससे पहले जब अभी मैंने ये सेट किया था कि सेल, तो ये देखा था कि जब जिंक अकेला है और कॉपर अकेला है तो कोई भी रिएक्शन नहीं हो रही, लेकिन जैसे ही जिंक और कॉपर को मेटेलिक वायर से कनेक्ट कर दिया तो जिंक पे ऑक्सीडेशन होने लगा और कॉपर पे रिडक्शन होने लगा। ठीक है, तो जिंक पे जो ऑक्सीडेशन हो रहा है वो इसलिए हुआ क्योंकि उसके साथ में कॉपर था। ठीक है, अगर कॉपर पे, उसके साथ में क्योंकि कॉपर था, तो अगर कॉपर पे कॉपर के साथ कुछ और हो जाए या जिंक के साथ कुछ और हो जाए तो हो सकता है कि जिंक पे ऑक्सीडेशन ना हो और कॉपर पे रिडक्शन ना हो, क्योंकि ये तो कैसी फिनोमिना है, कंपैरेटिव फिनोमिना है, क्योंकि जिंक की टेंडेंसी कॉपर के रिस्पेक्ट में ऑक्सीडाइज होने की थी, इसीलिए वो ऑक्सीडाइज हो गया। तो इसीलिए फिर साइंटिस्ट ने सोचा कि हम एक काम करते हैं, एक सीरीज ही बना देते हैं जिसमें सारे एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल लिखा होगा, तो इट विल बी इजियर फॉर अस। तो फिर अब वो कैसे बनेगा, जब भी आप कोई जैसे फॉर एग्जांपल आपकी क्लास में मान लो 50 बच्चे हैं, तो आप बोलते हो ना कि भाई इतने बच्चे एवरेज हैं, इतने बच्चे बिलो एवरेज हैं, तो आप वहां पे एक स्टैंडर्ड सेट करते हो, है ना। जब भी पोटेंशियल की बात आती है तो मान लो आपने बोला एवरेज मतलब 50 मार्क्स हैं आउट ऑफ 70, 50 मार्क्स इज एवरेज, तो 50 के अबव वाले हो गए अबव एवरेज, 50 के बिलो वाले बिलो एवरेज। तो यहाँ पे भी उन्होंने जो स्टैंडर्ड बनाया वो क्या बनाया, हाइड्रोजन। उन्होंने एज्यूम किया कि भाई हाइड्रोजन का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो 0 है। ऑब्वियसली अब अगर रिडक्शन पोटेंशियल 0 है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड सेम होता है, सिर्फ साइन अलग होता है। तो 0 और -0 एक ही बात है। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि हाँ, रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन का कितना है, 0 है। तो जिस भी सब्सटेंस की टेंडेंसी हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में ऑक्सीडाइज होने की होगी, उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव हो जाएगा, और जिस भी सब्सटेंस की टेंडेंसी हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में रिड्यूस होने की होगी, उसका, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात की है मैंने, उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव है, और जिसकी टेंडेंसी हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में रिड्यूस होने की होगी, उसका रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन से ज्यादा हो जाएगा। ये क्लियर हुआ पॉइंट अच्छे से? भाई जो रिड्यूस हो रहा है वो पॉजिटिव हो गया उसका रिडक्शन पोटेंशियल, जो ऑक्सीडाइज हो रहा है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब जो ऑक्सीडाइज हो रहा है उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये पॉइंट समझ आया? इसका मतलब जो भी सब्सटेंसेस हाइड्रोजन से ज्यादा अच्छे से ऑक्सीडाइज होते हैं उनका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होगा। तो हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सब्सटेंसेस आते हैं जिनका जो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में ऑक्सीडाइज होते हैं उनका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होगा। ठीक है, यस मैम। क्लियर? क्लियर हो गया अच्छे से? यस मैम। ओके, जो H के नीचे आते हैं उनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा, करेक्ट करेक्ट। ठीक है, यस मैम। ओके। तो अब यहाँ पे हमारे पास ये आ गया, ये हमने बात कर ली। अब हम अपने सेल के पोटेंशियल के बारे में फिर से बात करते हैं। अभी तो हमने थोड़ी बहुत जनरल बात की। सेल के पोटेंशियल में हमने इतनी बात की कि E नॉट सेल यानी स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ सेल इज इक्वल टू रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। अब एक बार मैं इस सेल के बारे में सोचूं तो दिस इज this is zinc sulfate, this is zinc, this is copper sulfate, and this is copper, and then we have connected them। ठीक है, तो अब जिंक कन्वर्ट हो रहा है Zn2+ में +2 इलेक्ट्रॉन में, कॉपर रिड्यूस हो रहा है Cu2+ से Cu में। तो अब अगर तुम देखो तो विद टाइम जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ रही है
जिंक की रॉड जो है वो डिसॉल्व होने लगेगी और उसके 2+ वाले आयंस यहाँ पे बहुत सारे हो जाएंगे, यानी कि ये वाला जो एनोडिक वेसल है वो पूरा पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। और जो हमारा कैथोडिक वेसल है, कैथोड में क्या था, Cu2+ था और SO4 2- था। तो Cu2+ तो हमारा रिड्यूस हो गया, लेकिन SO4 2- अभी भी बचा हुआ है यहाँ पे। तो जो SO4 2- है वो क्या हो जाएगा, विद टाइम ये दोनों आयंस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाएगी। समझ आया ये वाला पॉइंट? पहले ये बताओ, एनोडिक वेसल में जैसे जैसे रिएक्शन आगे जाती जाएगी, एनोडिक वेसल में Zn2+ का कॉन्सेंट्रेशन और कैथोडिक वेसल में सल्फेट का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। यस मैम। ठीक है, तो अब ये सोचो कि जो इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरफ जा रहे थे, ये बढ़े हुए Zn2+ उन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ड्रैग बैक करेंगे और ये बढ़े हुए सल्फेट रिपेल करेंगे। तो इसका मतलब थोड़ी देर बाद तो सेल में करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। यस मैम। क्लियर हुआ ना भाई? क्योंकि इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड में जा रहे थे। नाउ एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज एंड कैथोड इज नेगेटिवली चार्ज। तो जैसे ही एनोड से निकल के इलेक्ट्रॉन जाने लगेंगे, पॉजिटिव चार्ज इसको अपनी तरफ खींचेगा और कैथोड का नेगेटिव चार्ज उसको रिपेल करेगा। तो फिर इसको दूर करने के लिए, इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक सोल्यूशन आया और उस सोल्यूशन का नाम है सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज एक यू शेप ट्यूब है, ठीक है, इस टाइप की एक ट्यूब है और उसमें क्या है, उसमें हमने एक इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हैं। वो इलेक्ट्रोलाइट की खास बात यह है कि उसका कैटायन और एनायन का, एक मिनट, उसकी कैटायन और एनायन की मूव करने की टेंडेंसी सेम होनी चाहिए। मूव करने की टेंडेंसी को हम आयनिक मोबिलिटी कहते हैं। आयनिक मोबिलिटी अभी मैं एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है, सेम होनी चाहिए। तो बेसिकली हमने वो सॉल्ट ब्रिज यहाँ पे लगा दिया। ये जो सॉल्ट ब्रिज है ये तुम्हें दिख ही रहा होगा कि एक इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब है कांच की। इसके अंदर क्या भरा हुआ है, ये सोल्यूशन भरा हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, और ये जो एंड्स है इसके एंड्स पे रेड एल्गी है। रेड एल्गी की खास बात है कि वो अपने अंदर से सोल्यूशन को नहीं होके जाने देता, लेकिन इट इज परमिएबल फॉर आयंस, यानी आयंस अगर इसमें से होके बाहर जाएंगे तो वो उनको अलाउ कर देगा, ठीक है। तो अब बेसिकली क्योंकि यहाँ पे Zn2+ थे, तो आपने जो इलेक्ट्रोलाइट लिया उसका नेगेटिवली चार्ज आयन यहाँ आ जाएगा, और क्योंकि यहाँ नेगेटिवली चार्ज थे तो इसका पॉजिटिवली चार्ज यहाँ आ जाएगा, एंड देन दे विल न्यूट्रलाइज ईच अदर। ठीक है, डन, यस मैम। क्लियर हो गया अच्छे से? तो जो हमारे सेल में गड़बड़ हो गई थी, पॉजिटिवली चार्ज बढ़ गया था और जो इलेक्ट्रॉन को मूव करना बंद कर रहा था, अब वो सही हो गई। तो इसका मतलब सॉल्ट ब्रिज की खास बात क्या है, सॉल्ट ब्रिज मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द सिस्टम। सॉल्ट ब्रिज मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। सॉल्ट ब्रिज completes the inner circuit, completes the internal circuit, उसने इंटरनल सर्किट को भी कंप्लीट कर दिया, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो मेंटेन करी थी उसने, ठीक है। अब ये चीज हो गई। अब मैंने आयनिक मोबिलिटी वाला टॉपिक बोला था, मैं बताऊंगी बाद में। अब इसको देखो, जैसे मान लो तुमने इलेक्ट्रोलाइट ले लिया HCl, तो HCl का जो हाइड्रोजन है वो, उसके बारे में सोचा तुमने कभी, पानी के अंदर वो कैसे रहता है? जैसे ये वाटर है तो H+ आया, अब H+ क्या करेगा, पानी के संग हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के बाद कंडीशन ऐसी हो गई होगी, हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा। अब इनने भी तो सबने आपस में, मतलब जैसे हाइड्रोजन ने भी बॉन्ड बना रखा होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड इसके संग, ऐसे ही इसने भी बॉन्ड बना रखा होगा, ऐसे ही इसने भी बॉन्ड बना रखा होगा, ऐसे करके ये रिएक्शन आगे आगे चलती रहेगी, ठीक है। क्लियर हुआ यस ये? मैम। तो इसका मतलब जैसे ही तुमने HCl डाला तो तुम सोचोगे कि भाई H+ किस स्पीड से जाएगा, तो H+ तो बहुत भाग के चला जाएगा, क्योंकि H+ तो सब तरफ से जुड़ा हुआ है भाई। H+ को जाने की जरूरत ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन ही चला जाएगा। ये ऑक्सीजन है ना,
ये इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, अब ये H+ हो गया, फिर इसने इससे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पे हो गया, फिर ये इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो बेसिकली अगर H+ है तो H+ को तो मूव ही नहीं करना, इट इज द इलेक्ट्रॉन ओनली विच इज मूविंग। तो कैटायन जो है वो तो जल्दी मूव करके चला जाएगा, एनायन रह जाएगा, तो फिर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं होगी, क्योंकि कैटायन यानी एनोडिक कैथोडिक वेसल में तो हो जाएगी न्यूट्रलिटी और एनोडिक वेसल में नहीं होगी। तो इसीलिए हमें ऐसा सॉल्ट लेना है जिसके कैटायन और एनायन की आयनिक मोबिलिटी क्या होगी, इक्वल होगी। क्लियर हुआ? ठीक, अब हम आगे देखते हैं इसमें, अब हम आगे देखते हैं। ठीक, अच्छे से समझ आ गया पूरा सॉल्ट ब्रिज की कहानी, गैल्वेनिक सेल की कहानी, है ना? अब देखो इसमें ये भी देखो, हमने ये जो निकाला है दिस E0 सेल, दिस E0 सेल इज बेसिकली व्हाट, दिस E0 सेल इज द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल का मतलब वो वोल्टेज जो सेल से मिल रहा है जब तुमने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट 1 मोलर लिए, 1 मोल पर लीटर लिए, और टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है। तो तुम्हारे हाथ में टेम्परेचर मेंटेन करना तो है, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन करना नहीं है, क्योंकि देख लो जैसे जैसे रिएक्शन होगी Zn2+ की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी और Cu2+ की कॉन्सेंट्रेशन कम होती जाएगी। इसका मतलब जो सेल से मिलने वाला वोल्टेज है वो क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। तो फिर इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है E cell is equal to E0 cell minus 0.0591 upon n log product upon reactant। ये प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट इज एक्चुअली द रिएक्शन कोएफिशिएंट। जो तुम्हें ध्यान हो हमने कहाँ पढ़ा था, हमने पढ़ा था आयनिक इक्विलिब्रियम में। क्यों? जैसे मान लो अब ये रिएक्शन है, जिंक प्लस Cu2+ गिव्स Zn2+ और Cu, यही तो रिएक्शन है। जिंक ऑक्सीडाइज हुआ और कॉपर रिड्यूस हो गया। यस मैम। ठीक, तो अब जब आप इसे लिखोगे तो आपको थोड़ा 2-4 चीजों का ध्यान देना है। एन क्या है, देखो एन कैसे निकालोगे, आप रिएक्शन लिखो, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, तो बेसिकली जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं वो 2 है। जब आप नेट रिएक्शन नोट कर रहे हो तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसिल होते हैं वो होता है हमारा एन की वैल्यू। तो वो कितना है यहाँ पे 2, तो यू विल राइट इट 2, है ना, एन यहाँ पे 2 हो गया। पी प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट है हमारा Zn2+ और Cu, लेकिन Cu हमारा सॉलिड स्टेट में है, सॉलिड्स का एक्टिव मास 1 होता है, तो you will write it as E cell is equal to E0 cell minus 0.0591 upon 2 और log Zn2+ upon Cu2+। ठीक है, because we do not write solids while writing the एक्टिव मास, क्योंकि सॉलिड्स की डेंसिटी क्या होती है, फिक्स होती है। तो जब उनकी डेंसिटी फिक्स है तो वी डोंट नीड टू राइट देयर एक्टिव मासेस, यानी स्क्वायर ब्रैकेट में उनकी कॉन्सेंट्रेशन लिखने की हमको जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब हमारे पास जैसे एट इक्विलिब्रियम, मान लो इक्विलिब्रियम चल रहा है, तो इक्विलिब्रियम पे तो ईएमएफ 0 हो गया, इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्टिव करंट नहीं होगी, तो ई सेल 0 हो गया। तो व्हेन ई सेल इज 0, ई सेल इज 0, देन क्या हो जाएगा, अब यही वाला एक्सप्रेशन जो हमारा ये Q है, इक्विलिब्रियम पे Q इज इक्वल टू क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सो दिस एक्सप्रेशन विल बी E0 सेल इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन n, क्योंकि मैं जनरल एक्सप्रेशन लिख रही हूँ, log Kc। ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, जैसे अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसके बेसिस पे। किसी ने हमसे पूछा इसमें ई सेल क्या है, इसमें ई ई सेल जो हम नॉट निकाल सेल, रहे हैं, ई नॉट सेल स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। मतलब ये जो टॉप पे हमने फॉर्मूला लिखा है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन, उस वाले में ई सेल क्या निकाल रहे हैं हम? ई सेल हम ये निकाल रहे हैं कि किसी भी मोमेंट पे सेल से कितना वोल्टेज मिल रहा है। ई नॉट सेल तो वो है सेल से वो वोल्टेज जबकि कॉन्सेंट्रेशन जो है वो 1 मोलार है। ओके मैम। क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट, आ गया समझ में? यस मैम।
ओके, तो अब ये यहाँ तक क्लियर हो गया हमारा, ठीक है। देन जैसे, ठीक है, जैसे मान लो अब ये ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग केसी था, लॉग क्यूसी था। इस फॉर्मूले को इट इज नॉट नेसेसरी कि तुम पूरे सेल के लिए लगाओ, तुम हाफ सेल के लिए भी लगा सकते हो। हाफ सेल का मतलब किसी ने बोला एक रिएक्शन चल रही है, हाइड्रोजन इज कन्वर्टिंग इनटू 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये किसकी रिएक्शन है? ये एनोड की रिएक्शन है ना, है ना? Yes, क्योंकि ma'am. ऑक्सीडेशन हो रहा है। कोई नहीं, वीडियो ऑन है, तुम सिर हिला दिया करो, वो भी समझ आ जाएगा, है ना? डोंट नीड टू म्यूट अगेन एंड अगेन, अनम्यूट अगेन एंड अगेन। तो H2 gives 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो अब इस केस में मान लो किसी ने हमसे पूछा कि कैलकुलेट E cell when pH of solution is 10। ठीक है, तो सॉल्यूशन का पीएच अगर 10 है तो इसका मतलब क्या हुआ? अब देखो ये फॉर्मूले पे आओ फिर से, क्या आएगा? ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, हाफ इलेक्ट्रोड के लिए भी लगा सकते हैं, माइनस 0.0591। अब एन की वैल्यू कितनी आ रही है? 2 आ रही है ना, 2 इलेक्ट्रॉन ही तो लूज हो रहे हैं, ठीक है। लॉग क्यूसी मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट क्या है हमारा? H प्लस का स्क्वायर, और रिएक्टेंट क्या है? हाइड्रोजन। प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन अगर गिवन होता है तो हम यूज कर लेते हैं, क्योंकि वो तो गैस है। तो अभी मान लेते हैं प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन 1 बार है, ठीक है। अब ई सेल इज इक्वल टू आ गया, ई नॉट सेल कितना है? 0, क्योंकि ये तो हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन का तो हमने एज्यूम किया हुआ था 0, ई नॉट सेल बताया था अभी, तो ये 0 हो गया, माइनस 0.0591 अपॉन 2, एंड देन लॉग प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन मैंने 1 ले लिया, तो दिस इज 2 log H प्लस 2 से 2 कैंसिल हो गया, एंड देन दिस इज, इसको मैं थोड़ा सा चेंज करके ऐसे लिख देती हूँ, 0.0591 मल्टीप्लाइड बाय माइनस लॉग H प्लस, ये तो हुआ, देखो, ठीक। तो माइनस लॉग H प्लस को हम क्या कहते हैं? पीएच कहते हैं। पीएच कितना है? 10, so this is 0.591, so E cell is equal to 0.591 वोल्ट। तो अब समझ आया तुम्हें E cell क्या होता है? हाइड्रोजन का E नॉट सेल हमेशा कितना रहेगा? 0, लेकिन E cell जो है वो क्या है? वेरिएबल है, क्योंकि वो डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन पे। अभी pH 10 था तो कितना आ गया? 0.591। ठीक है, Yes, ma'am. Clear है. ऑलराइट, ठीक। तो ये हमारे यहाँ तक हमारे पोटेंशियल के बारे में बात हो गई। हमने गैल्वेनिक सेल के बारे में बात कर ली, और हमने किसके बारे में बात कर ली? ई नॉट सेल के बारे में। अब हम यहीं से गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में बात कर लेते हैं। गिब्स फ्री एनर्जी मतलब डेल्टा जी। अगेन अब जैसे डेल्टा, हमारे पास ई नॉट सेल दो टाइप के हैं, कि एक हमारा ई नॉट सेल है, ठीक है, और एक हमारा है ई सेल, ठीक है। तो इसी तरीके से डेल्टा जी भी हमारे पास दो होते हैं, तो डेल्टा जी इज इक्वल टू होता है डेल्टा जी नॉट प्लस 0.0591 अपॉन एन लॉग क्यूसी अगेन, ठीक है। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू हमारा माइनस एन एफ ई नॉट भी होता है। ये कहाँ से आता है? देखो, डेल्टा जी नॉट इज एक्चुअली दी वर्क डन, है ना। तो वर्क डन इज इक्वल टू होता है चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल। तो चार्ज कितना हो गया? एन एफ, और पोटेंशियल कितना हो गया? ई नॉट। तो यहाँ से भी आ जाएगा। अब मान लो अगर इक्विलिब्रियम चल रहा है, तो एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे क्यूसी इज इक्वल टू तो हो जाता है केसी, और डेल्टा जी जो है वो क्या है? 0। तो अब यहाँ पे डेल्टा जी 0 जब आप लिखोगे, तो 0 इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 0.0591 अपॉन एन लॉग के सी। सो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू हो गया माइनस 0.0591 अपॉन एन और लॉग के सी, ठीक है।
गया समझ में सबको? क्लियर हो गया अच्छे से? ठीक है, तो डेल्टा जी का फॉर्मूला, डेल्टा जी का क्वेश्चन आता है, ई नॉट सेल का क्वेश्चन आता है, ई सेल का क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास इसके बाद बेसिकली गैल्वेनिक सेल के तो सारे केसेस हो गए। अब हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल के केसेस देख लेते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल एज द नेम सजेस्ट कि इलेक्ट्रिसिटी से कुछ ब्रेक हो रहा है, तो हम बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं और फिर उसमें कुछ ब्रेकिंग हो रही है। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चंस कहलाते हैं इलेक्ट्रोलिटिक प्रोडक्ट के। ठीक है, तो जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आए कि व्हाट आर द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, what are the products of electrolysis when aqueous solution of NaCl is electrolyzed। ठीक है, अब NaCl का aqueous solution है, जब हम उसको इलेक्ट्रोलाइज कर रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइज करने का मतलब क्या है? सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइज करने का मतलब समझते हैं। इलेक्ट्रोलाइज करने का मतलब क्या है? हमने एक वेसल लिया, इस वेसल में हमने 2 रॉड डाल दी, इनर्ट इलेक्ट्रोड लेते हैं। इनर्ट इलेक्ट्रोड का मतलब यह है कि वो इलेक्ट्रोड एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेगा रिएक्शन में। ठीक है, कुछ इलेक्ट्रोड होते हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने लगते हैं, जैसे अभी मैंने यहाँ पे जो गैल्वेनिक सेल में तुम्हें जिंक का इलेक्ट्रोड बताया जो कि खुद ही डिसॉल्व होने लगा था, तो ये कैसा इलेक्ट्रोड है? ये एक्टिव इलेक्ट्रोड है, क्योंकि ये खुद डिसॉल्व होने लगा। जो इलेक्ट्रॉन खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करे, बस सिर्फ एक सरफेस प्रोवाइड कर दे इलेक्ट्रॉन के आने जाने के लिए, उसको हम इनर्ट इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो अभी मैं ये जो केस ले रही हूँ इसमें मैंने इनर्ट इलेक्ट्रोड लिया हुआ है। ठीक है, तो इनर्ट इलेक्ट्रोड है और NaCl है, NaCl का एक्वस सोल्यूशन है। तो NaCl के एक्वस सोल्यूशन का pH जो है वो 7 होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है। अब हमने इसमें यहाँ पे क्या किया? हमने यहाँ पे एक सेल लगा दिया, एक सेल लगाया हमने और यहाँ पे सोल्यूशन लिया है। कौन सा सोल्यूशन है? एक्वस NaCl का सोल्यूशन। ठीक है, एक हमारा कैथोड है और एक हमारा एनोड है। अब देखो क्या होगा? होगा ये कि हमारे पास जो Na+ और Cl-, ठीक है, आयंस होंगे, प्लस वाटर भी डिसोसिएट होगा और वाटर के भी H+ और OH- आयन होंगे। ठीक है, आ रहा है ये सबको समझ में? ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पे एक्चुअली वाटर तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो वो H+ और OH- ऐसे फेयरली बनाता नहीं है, लेकिन हम इसे मैं बच्चों को मेमोराइज करने के लिए बता देती हूँ, क्योंकि उससे जल्दी याद रहता है। ठीक है, रिएक्शन देखो कैसे होगी। बेसिकली वाटर ही मान लो, चलो दोनों तरफ वाटर है। ठीक है, तो अब कैथोड पे जब गया तो कैथोड पे जाएगा पहले Na+ और वाटर भी जाएगा। वाटर मतलब वाटर में हाइड्रोजन किस फॉर्म में है? वाटर में हाइड्रोजन पे चार्ज +1 है, तो ये भी तो एक तरीके का क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। तो जब वाटर गया तो इसने क्या किया? वाटर ब्रेक होगा किसमें? H+ और OH- में। ठीक है, तो अगर ये H+ है, ये इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और हाइड्रोजन बना लेगा। अगर Na+ एक इलेक्ट्रॉन लेता तो Na बनाता, लेकिन ये रिएक्शन नहीं हो पा रही ना। इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि जो बैटरी का सोर्स है वहां से एक अमाउंट ऑफ एनर्जी आ रही है और हाइड्रोजन जो है वो कम एनर्जी लेके रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल सोडियम से ज्यादा है। तो इसलिए सोडियम के को एनर्जी कभी मिल ही नहीं पाएगी, क्योंकि जो भी एनर्जी आएगी हाइड्रोजन कम एनर्जी लेके क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। तो हमेशा आपको कैथोड पे क्या मिल जाएगा? हाइड्रोजन, और Na+ जो है हमारा वो Na+ की फॉर्म में ही पड़ा रहेगा सोल्यूशन के अंदर। ये क्लियर हुआ? तो कैथोड यानी कि जो नेगेटिव प्लेट है वो कैथोड, वहां पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होने लगेगी। लेट्स टॉक अबाउट द एनोड। अब एनोड पे क्या पॉसिबिलिटीज है? एनोड पे भी यही पॉसिबिलिटी है कि Cl- है और अगेन वाटर है। तो वाटर बेसिकली
4H+ और O2 लिख दूं अगर मैं, ठीक है, और 4 इलेक्ट्रॉन। तो देखो अगर मैं इस ओवरऑल रिएक्शन को देखूं तो कौन रिड्यूस हुआ, ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीडाइज हुआ ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन की यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है और यहाँ पे 0 है। और क्लोरीन जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो ऐसे ऑक्सीडाइज हो जाएगा Cl2+ इलेक्ट्रॉन। लेकिन अब इन दोनों में भी कंपटीशन होगा और क्लोरीन को ऑक्सीडाइज होने के लिए कम एनर्जी की जरूरत है और वाटर को ऑक्सीडाइज होने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। एंड ऑल्सो यहाँ पे एक और टर्म यूज होता है ओवर क्राउडिंग, ठीक है। तो क्लोरीन जो है वो Cl- बहुत ज्यादा वहां पे एक्यूमुलेट हो जाएगा और क्लोरीन बन के रिलीज हो जाएगा। ऐसे भी क्लोराइड का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो वाटर से ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास कैथोड पे मिल जाएगी हाइड्रोजन और एनोड पे मिल जाएगी क्लोरीन। तो क्योंकि यहाँ से H+ कंज्यूम हो गया था, वाटर से H+ आता है और OH- भी आता है, तो H+ तो कंज्यूम हो गया था, OH- बचा रहेगा। इसीलिए हमारे पास यहाँ पे OH- और यहाँ पे Na+, इसीलिए जो pH है वो आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस 7 से क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। डन कुहू? यस मैम। ऑलराइट, ठीक है। इसी में हमारे पास इसी में एक केस और है, और वो जैसे हमने डाइल्यूट H2SO4 लिया, ये इलेक्ट्रोलिसिस की बात चल रही है। हमने डाइल्यूट H2SO4 लिया और हमने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिया और उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करवाई। अब तुम्हें ये समझ तो आ गया, तो आई डोंट नीड टू मेक दिस होल डायग्राम, डायरेक्ट कैथोड एनोड लिख दूं? यस मैम। ऑलराइट, तो अब हमारे पास जैसे कैथोड पे गया होगा, हमारे पास डाइल्यूट की बात कर रही हूँ मैं अभी पहले। तो कैथोड पे आया हमारे पास कैटायन, कैटायन माने H+। एनोड पे हमारे पास अगेन दो चीजें आ गई, एक OH- वाटर से और एक सल्फेट H2SO4 से। अच्छा, यहाँ पे कैटायन हमारे पास एक ही है क्योंकि वाटर से भी H+ आएगा और H2SO4 से भी H+ आएगा। तो कैटायन की कहानी तो सॉर्टेड है कि 2H+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन मिलके हाइड्रोजन बन गया। OH- और सल्फेट, अब इन दोनों में फिर से क्या होगा, कंपटीशन होगा। कंपटीशन होगा बेसिकली तो क्या हो जाएगा, OH- जीत जाएगा, यानी कि वो ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। सल्फेट नहीं होगा क्योंकि सल्फेट को ऑक्सीडाइज होने के लिए ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत है, क्योंकि सल्फेट का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है वो ज्यादा नहीं था, कम था, लेकिन OH- का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा था। अब हम यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड के केस में बात करेंगे तो कैथोड पे तो स्टोरी सेम, क्योंकि एक ही टाइप का कैटायन है H+, वही रिड्यूस होगा, हाइड्रोजन बना लेगा। लेकिन एनोड की अगर हम बात करते हैं तो एनोड में हमारे पास पहुंचा सल्फेट SO4 2-, ठीक है, और ऑफ कोर्स वाटर। लेकिन अब की बार वाटर बहुत कम है। क्यों वाटर कम है? क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का मतलब है कि H2SO4 बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है मतलब SO4 बहुत ज्यादा है, तो OH- ऑटोमेटिकली बहुत कम हो गया, तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगी, ये नहीं कर पाएगा रिएक्शन। जबकि सल्फेट जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगा S2O8 2- प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं सल्फेट का तो SO4 2- का स्ट्रक्चर ऐसे होता है और H2O8 इज कॉल्ड पर सल्फेट, इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर मैंने इसीलिए बनाया ताकि तुम्हें ऑक्सीडेशन स्टेट का आइडिया मिल जाए। यहाँ पे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है और यहाँ पे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, ठीक है। तो सल्फर बेसिकली क्या हो गया है यहाँ पे, एक दो +6 ही है, सॉरी, सल्फर की +6 ही है, ठीक है। किसकी, कौन ऑक्सीडाइज हुआ है, ऑक्सीजन।
ऑक्सीजन की यहाँ पे -2 थी, लेकिन ऑक्सीजन की यहाँ पे -1 हो गई क्योंकि पेरोक्साइड लिंकेजेस है, ठीक है। तो सल्फेट से पर सल्फेट बनने में ऑक्सीजन, ये जो बीच वाले 2 ऑक्सीजन है ये ऑक्सीडाइज हो गए, दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट पहले -2 थी, अब -1 हो गई, यानी दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन रिलीज किया। तो अगर दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन रिलीज किया तो दोनों ने मिलके 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए होंगे, ठीक है। दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो इसके संग हमारा ये वाला पार्ट खत्म हो जाता है। एक इलेक्ट्रोलिसिस में क्वांटिटेटिव पार्ट है, फैराडेज लॉ, वो भी करवा देती हूँ। फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। अभी हमने ये तो देख लिया कि भाई इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है और क्या हो रहा है, गैस रिलीज हो रही है, यही तो देखा हमने। अगर मेटल होती तो मेटल डिपॉजिट हो जाती, जैसे कॉपर डिपॉजिट हो रहा था गैल्वेनिक सेल के केस में। तो फैराडेज एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस पे रिसर्च किया कि हम जब भी करंट फ्लो कर रहे हैं तो कितना वेट ऑफ मेटल डिपॉजिट हो रहा है या रिलीज हो रहा है, ठीक है। उसमें उन्होंने रिलेशन निकाला। तो इसके लिए 2 लॉज दिए उन्होंने। फर्स्ट लॉ कहता है कि weight of a metal deposited or released is directly proportional to the charge flowing between the electrode. तो I is equal to Q by T होता है, current is equal to charge upon time होता है, तो फिर Q is equal to I into T हो जाएगा। तो W is directly proportional to I into T और W is equal to हो जाएगा हमारा। अब क्योंकि जब भी एक प्रोपोर्शनैलिटी साइन होता है तो उसे हटाने के लिए हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाते हैं। वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है हमारा Z, एंड दिस Z is equal to E upon F होता है, ठीक है। E क्या है, E is equivalent weight और F is charge on 1 mole of electron. Charge on 1 mole of electron. Equivalent weight is what? Atomic weight upon charge. Atomic weight upon charge. जैसे Zn2 plus है तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया, जिंक का एटॉमिक वेट 65 और चार्ज है 2, तो ये इसका इक्विवेलेंट वेट हो गया। कॉपर है तो अगर Cu2 प्लस फॉर्म में है तो कॉपर का एटॉमिक वेट होता है 63.5, तो वो हो गया 63.5 अपॉन 2, ठीक है। तो W इज इक्वल टू ये हो गया, ठीक है। W इज इक्वल टू इतना आ गया। तो अब अगर तुम ये वैल्यू रख लो, W इज इक्वल टू E अपॉन F IT, आ गया समझ में क्या है लॉ? यानी weight of a metal deposited or released at an electrode is directly proportional to the current charge flowing between the electrode। और फिर उससे हमने ये फॉर्मूला डिराइव कर लिया, ठीक है। Yes, ma'am. अगला एक और लॉ है, वो भी साथ ही में कर लेते हैं। सेकेंड लॉ वो ये कहता है कि अगर तीन सेल्स हमने कनेक्ट किए हुए सीरीज में, तो अगर 3 सेल्स कनेक्ट किए हुए सीरीज में तो उनमें जो करंट फ्लो हो रही है वो सेम होगी, फिजिक्स में पढ़ा होगा ये, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि अगर कोई भी मेटल का अमाउंट डिपॉजिट हो रहा है तो वो अमाउंट जो है, जैसे सपोज करो मैंने इधर ले लिया, एक में था कॉपर सल्फेट, एक में था सिल्वर नाइट्रेट और एक में था जिंक सल्फेट। तो उन्होंने कहा वेट ऑफ कॉपर जो डिपॉजिट होगा और वेट ऑफ सिल्वर जो डिपॉजिट होगा, उनका जो रेशियो होगा वो इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर और इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर के बराबर होगा। सिमिलरली तुम कोई भी कॉम्बिनेशन चूज कर सकते थे। मैंने जैसे कॉपर और सिल्वर लिया है, तुम कॉपर और जिंक ले सकते हो। वेट ऑफ कॉपर अपॉन वेट ऑफ जिंक इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक, ये हो जाएगा, ठीक है। तो इससे रिलेटेड एनसीईआरटी में कुछ न्यूमेरिकल्स भी दिए हैं, ऑल्दो सीबीएसई ने सिलेबस से हटा दिया, बट जेईई मेन के सिलेबस में है तो उनको तुम कर लेना, ठीक है। Yes, ma'am. ऑलराइट, तो कल मैं ये चैप्टर कंप्लीट करवा दूंगी, कल मैं कंडक्टेंस वाला पार्ट करवाऊंगी, ठीक है। बट आई एक्सपेक्ट कि तुम इतना कर लो जितना आज पढ़ाया है, ठीक है। Yes, इट विल ma'am. बी हैविंग अ लॉट ऑफ न्यूमेरिकल्स एंड आई एम एक्सपेक्टिंग दैट व्हेन यू विल सॉल्व यू विल हैव लॉट ऑफ डाउट्स, ओके। Yes, ma'am. Ma'am, दो